हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 जून 2019 से लेकर 13 नवंबर 2020 के बीच में शिक्षण अभिवृत्ति के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल्स के साथ जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप चाहो तो इसे प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके 24 जून 2019 से लेकर 13 नवंबर 2020 के बीच में पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर कह लीजिए या कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। लेकिन जब आप डिटेल्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पूरा प्रयास करिएगा। आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से प्रयास करिएगा। मैं इसका राइट आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसे प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है। तो जब आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अगर 30 में से 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो भी एक बेहतर ये आपका स्कोर है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बहुत बेहतर करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्कोर जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। अब देखिए, शिक्षण में जो चर्चा पद्धति होती है उसको प्रभावशाली रूप से अगर आयोजित करना है तो कुछ शर्तें होती हैं, तभी जो है आपके शिक्षण में जो है चर्चा पद्धति होती है वो प्रभावशाली हो सकती है। तो उन्हीं शर्तों को यहाँ पर एक एक करके दिया गया है। पहला है विषय सरल होना चाहिए, यानी कि अगर चर्चा पद्धति का आप इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षण के दौरान तो जो भी विषय पे अगर आप चर्चा कर रहे हैं वो सरल होना चाहिए। दूसरा दिया गया है विषय पहले से ही घोषित होना चाहिए, यानी किस विषय पे चर्चा होना है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। और तीसरा है विषय सामान्य रुचि का होना चाहिए, यानी कि जिस विषय पे चर्चा होना है वो रुचि का विषय होना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट लिया जा सके। और नेक्स्ट है इसमें एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता इसमें होनी चाहिए। जब चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक से अधिक शिक्षक आपके उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका सहभागियों की भाषा की सहजता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ये शर्तें दी गई हैं चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए। अब आपको नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से जो है सही आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए, क्वेश्चन को जितना बारीकी से और अच्छे से समझने आप लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कह सकते हैं 100% जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, यानी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जब क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। राइट आंसर इन चारों में से ही आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, दूसरा आपका सही होना चाहिए और उसके बाद से तीसरा आपका है और उसके बाद से पांचवा आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, विषय सरल नहीं। अब देखिए, चर्चा पद्धति में कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है, आसान भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक सरल हो। तो ये तो आपका पहले ही गलत हो जाता है कि विषय सरल हो, ये आपका गलत है। अब दूसरा देखिए, विषय पहले से घोषित हो। हाँ, अगर आपको चर्चा करना है, किसी चीज पर डिस्कशन करना है तो उस टॉपिक को या उस विषय को पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि उसके बारे में प्रिपेयर कर लें, तभी जो चर्चा है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। और नेक्स्ट जो इसमें है कि विषय सामान्य रुचि का हो, यानी जिस टॉपिक पे या जिस विषय पे चर्चा होनी है वो रुचि का विषय हो। जैसे कोई काम में अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो वो काम आप लंबे समय तक कर लेते हो, लेकिन जिस काम में इंटरेस्ट आपका नहीं होता है तो आप तुरंत बोर हो जाते हो। जैसे पढ़ाई होता है तो पढ़ाई में बहुत सारे विद्यार्थियों जो है रुचि लेकर नहीं पढ़ते, इसलिए वो 1 घंटे भी सही से पढ़ नहीं पाते और पहले ही ड्रॉप डाउन कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो रुचि होना बहुत आवश्यक है। और नेक्स्ट जो है सहभागियों की भाषा की सहजता हो, यानी कि जिस भाषा में वो जो भी सहभागी उस चर्चा में जो है भाग ले रहे हैं उनकी भाषा की सहजता के अनुरूप हो। यानी कि ऐसा नहीं कि अब ज़्यादातर लोग हिंदी में समझ पाते तो वहाँ पर इंग्लिश में चर्चा हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये
तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चर्चा पद्धति के अकॉर्डिंग अगर आप शिक्षण कर रहे हैं, अगर प्रभावशाली चाहते हैं कि ये रहे, तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। अगर आप भी कर रहे हैं तो आप इन बातों को जरूर नोटिस करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपका डिस्कशन या चर्चा हो जाएगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी ने ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा। थोड़ा सा मैंने समय लिया, लेकिन एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चन को मैं बताता हुआ चलूंगा, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बहुल बुद्धि का सिद्धांत का विकास किसने किया है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कई बार जो है आपके प्राइमरी लेवल के जो यूपी टेट और सी टेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपका यहाँ पर यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन जो है 24 जून 2019 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हावर्ड गार्डनर के द्वारा जो है बहुल बुद्धि का सिद्धांत जो है दिया गया था। हावर्ड गार्डनर ने जो है 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। अब कहेंगे कि बुद्धि तो एक टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 8 टाइप की बुद्धि के बारे में बताया। इस 8 टाइप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इन्होंने भाषाई बुद्धि के बारे में बताया था, और दूसरा है स्थानिक एक बुद्धि होती है, और एक दैहिक बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था, और चौथा इंद्रियगत बुद्धि, और एक है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतः वैयक्तिक बुद्धि, और संगीत की बुद्धि, और एक तार्किक गणितीय। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में हावर्ड गार्डनर महोदय जो है बताते हैं, और ये जो है एक मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने बुद्धि के ऊपर काफ़ी स्टडी किया और उसके बाद से ये 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको याद यहाँ पर रख लेना है, जो ये आईक्यू ज्ञात करने का टेस्ट होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो ये आपको याद रखना है कि बीनेट साइमन ने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बीनेट साइमन ने जो है यहाँ पर जो आईक्यू टेस्ट होता है इसकी खोज की थी, और ये जो है एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना। तो मान लीजिए ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण के संदर्भ में, उनके व्यवहारों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आपको बताना है कि मुख्य व्यवहार किसे कहा जाता है प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों के अंतर्गत। पहला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, ये आपका दिया गया स्टेटमेंट्स। और फिर उसके बाद से है आपका विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, और तीसरा है अधिगमनकर्ताओं के साथ जो है उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध होना चाहिए, और चौथा है प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके होने चाहिए, और पांचवा है कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, और 6 नंबर यहाँ पर है आगामी को जो है संगठित करना तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर ये जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से आपको राइट आंसर अपना बताना है इन चारों विकल्पों में से, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 24 जून 2019 शिफ्ट 1 में जो है पूछा गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। बहुत सारे 5-6 विकल्प मिल जाएंगे एक स्टेटमेंट के थ्रू, और नीचे आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। इसमें से 2-3 स्टेटमेंट्स आपके सही होते हैं, और उन्हें ही आपको फाइंड करके जो है अपना सही आंसर बताना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का जो गलत होने की संभावना होती है वो कम से कम हो जाएगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला आपका सही हो जाएगा, फिर उसके बाद से चौथा सही हो जाएगा, और उसके बाद से आपका 5वां राइट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये तीनों विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार इन सभी में से कौन से हैं, ठीक है, जो मुख्य व्यवहार हो सकते हैं उन्हें हमें बताना है प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों के अंतर्गत। यानी कि मान लीजिए एक शिक्षक है, प्रभावशाली शिक्षण अगर हो रहा है तो उसमें कौन कौन से व्यवहार जो हैं ज़्यादा बेहतर होंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी, ये विद्यार्थी, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो गया, विद्यार्थी मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर बीच में आपका विद्यार्थी हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और श्रव्य और मौखिक रूप से जो है उनको कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय अगर
अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसे समझाने का प्रयास, तो ये भी आपका प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों के अंतर्गत आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, यानी कि जो भी कुछ आप पढ़ा रहे हैं उनको प्रस्तुत करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होने चाहिए। मान लीजिए इस विधि से बच्चा नहीं सीख पाया तो दूसरे विधि से आपने उसको समझा दिया। और इसके बाद से कक्षा में कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए जो है दुर्व्यवहार को रोकना, यानी क्लास जो है उसको आप ज़्यादा जो है इधर से उधर करने के बजाय जो है उसको जैसे है मान लीजिए बेहतर तरीके से रखने का प्रयास करना है। और क्लासरूम में जो दुर्व्यवहार होता है, चाहे विद्यार्थियों का आपस में हो या शिक्षक के साथ विद्यार्थियों का, उसको कम से कम करना, तब जो है ये सभी कुछ जो है प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों के अंतर्गत आपका आता है। तो इसे आपको याद रखना है, पहला, चौथा और पांचवा। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर समावेशी शिक्षण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए समावेशी शिक्षण वो होता है जहाँ पर समान रूप से सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। बस इतना अगर आप समझ गए तो इन विकल्पों में से अपना सही आंसर जो है अब बहुत ही अच्छे तरीके से आप फाइंड कर लेंगे और राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यानी कि बिना भेदभाव के एक ही छत के नीचे, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट हो, एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर हो, या कोई बच्चा आप कह लीजिए दिव्यांग हो, विकलांग हो, और कोई बच्चा जो है शारीरिक रूप से सही है, तो उन सभी को एक ही छत के नीचे जो है जो शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षण की अवधारणा के अंतर्गत इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर आपको सही लगता है? पहला है शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों को जो है आपको ध्यान नहीं देना है। समान रूप से शिक्षा की बात हो रही है तो ये आपका गलत हो जाएगा। और शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है, देखिए एक को नहीं, यहाँ पर समान रूप से बात हो रही है तो किसी एक को अगर बोल रहा है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट है शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है, देखिए ये आपका राइट हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। समावेशी का मतलब समान रूप से शिक्षा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक ही छत के नीचे, चाहे वो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो और कमजोर बच्चा हो, तो सभी को एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। हमेशा याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से राइट आंसर लगाना है। किसी एक की बात करें वो गलत हो जाएगा, सभी को समान रूप से जिस भी विकल्प में आपको दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमनकर्ताओं की संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं और पूछा क्या जा रहा है कि अधिगमनकर्ताओं यानी जो लर्नर होते हैं उसके संदर्भ में संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, और फिर उसके बाद से है दूसरा स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना। अब देखिए ये गलत लग रहा है, ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे विकल्प भी मिल जाएंगे जो कि आपको डायरेक्ट लगेंगे कि ये गलत है, तो ये आपका इस तरीके से गलत हो सकता है कि बलपूर्वक अभिव्यक्त नहीं करना है यहाँ पर। और नेक्स्ट है चिंतन में अविवेक पूर्ण होना, और चौथा है यहाँ पर स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों को समायोजन करना, और पांचवा है रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना, और 6 नंबर है अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना। अब नीचे यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी और सी और डी। आपको क्या करना है, राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। अब देखिए लगेगा कि वीडियो फास्ट चल रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके हाथ में एक तरीके से कह लीजिए रिमोट कंट्रोल है। अगर आप चाहोगे तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट तक क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो और अपना सही आंसर बता सकते हो। ये खास बात है इस तरह की क्लास की, जो आपके वीडियो रिकॉर्डेड क्लास होते हैं तो आप 5 मिनट उस पर अच्छे तरीके से सोच के जो है अपना राइट आंसर दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में एक टाइम होता है 3 घंटे का, उसी टाइम के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना होता है। तो वो जब आप प्रैक्टिस बेहतर करते रहोगे तो ये जो स्पीड है आपकी
बन जाएगी। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला आपका सही हो जाएगा, फिर उसके बाद से चौथा और आपका लास्ट में छठवां। अब देखिए ये अधिगमनकर्ताओं की संवेगात्मक बुद्धि का जो सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है वो है आपका दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना। देखिए ये भावनाओं से एक तरीके से संबंधित है। अगर मैं आपको संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बता दूं तो आपको याद रखना है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता और अलग भावनाओं के बीच भेदभाव और उन्हें उचित रूप से बराबर करना और सोच और व्यवहार मार्गदर्शन के लिए जो है भावात्मक जानकारी का जो उपयोग होता है वो सारा कुछ संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो ये सारा कुछ डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर रहे। अब जो दूसरा इसमें था यानी चौथे नंबर पे कि स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, यानी सिचुएशन कहिए, कहीं पे कोई दुख का माहौल है, कहीं खुशी का माहौल है या कुछ ऐसी है, तो सिचुएशन के अनुसार कैसे आप अपने संवेग को यानी कि अपने इमोशन को जो है दूसरे के साथ समायोजन करते हैं। यानी दुख का माहौल है, कोई दोस्त आपका दुखी है, तो कैसे आप वहां पे थोड़ा सा दुख या खेद व्यक्त करते हैं किसी प्रॉब्लम पे, तो अपने संवेग के ऊपर ये बात हो रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है आपका अन्य लोगों को जैसे वे वैसा ही स्वीकार करना, यानी कि अन्य लोग को जैसा वो है वैसे ही आपको स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा आपको बदलाव करने का प्रयास करना है। ये सभी जो है संवेगात्मक बुद्धि के सर्वोत्तम जो कह लीजिए स्टेटमेंट्स हैं इन सभी विकल्पों में से, और भी हैं लेकिन जो दिया गया है यहां पर उसके अनुरूप ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बाकी सब गलत हैं। इसलिए यहां पर जो है ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह शिक्षण के किस स्तर संबंधित है। यानी कि शिक्षण के जो आपके 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, इन तीनों में से ये कौन से स्तर की बात हो रही है ये आपको बताना है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि कोई अध्यापक क्लासरूम में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण को प्रस्तुत करता है, तो यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है। पहला है स्वायत्त विकास स्तर से, बी है स्मृति स्तर से, सी है अवबोध स्तर से और डी है चिंतन स्तर से। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अवबोध स्तर से जो है संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोई अध्यापक है जो क्लासरूम में अपनी प्रस्तुति यानी कुछ भी लेक्चर दे रहा है, क्या कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, प्रस्तुति के समर्थन में जो है सकारात्मक और नकारात्मक एग्जाम्पल जो है आपको देता है। तो ये शिक्षण के किस स्तर से, अवबोध स्तर से। अब अवबोध स्तर के बारे में थोड़ा सा आपको समझ लेना है। तो अवबोध स्तर का उद्देश्य जो है विषयों में दक्षता प्राप्त करना एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना होता है, और इसके साथ ही साथ अवबोध स्तर में तथ्यों को केवल याद करना ही नहीं बल्कि उन्हें समझना भी होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और एक बात आपको याद रखना है कि शिक्षण का जो ये अवबोध स्तर है इसको जो मॉरिसन महोदय हैं उनके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। 3 स्तर है यहाँ पर शिक्षण के। पहला तो एक स्मृति स्तर का है, जो मेमोरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में अभी कुछ नहीं होता है, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनके मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें भरी जाती हैं। जैसे आप ही बताते हैं फैमिली में अगर बच्चे को कुछ नहीं पता है कौन मम्मी है कौन पापा, जैसे जैसे हम बोलते हैं ये मम्मी है ये पापा हैं, दादा हैं दादी हैं, ठीक है। फिर स्कूल में जाते हैं तो उनको एक एक चीज़ बड़ी बड़ी इमेज में, जैसे ये एप्पल है, सेव है, ये मैंगो, इस तरीके से उनके दिमाग में जो स्मृति स्तर का ज्ञान जो है डाला जाता है। फिर उसके बाद से वो चिंतन स्तर और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका अवबोध आ जाता है। यानी कि जब कुछ भी दिमाग में अगर आपके इन्फॉर्मेशन आ चुका तो धीरे धीरे उसका आपको बोध होने लगेगा। फिर लास्ट में आप चिंतन यानी खुद से चिंतन उन सभी तथ्यों पर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर इसी क्रम में होता है। क्रम में भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानना है हमें। कुछ प्रभावी यहाँ पर तत्व दिए गए हैं स्टेटमेंट के रूप में, उसे हमें पहचानना है। किसके संदर्भ में, अधिगम की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में यहाँ पर दिए गए हैं, यानी अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और नीचे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, अपने 4 विकल्प में से आपको राइट आंसर बताना है। पहला देखिए यहाँ पर अधिगमनकर्ताओं का माध्यापक के प्रति, सॉरी ये माध्यापक नहीं होगा अध्यापक होगा,
टाइप में मिस्टेक हो जाता है, इतना सारा कुछ टाइप करना होता है। तो अधिगमनकर्ताओं का अध्यापक के प्रति सम्मान, बी यहाँ पर सेकंड है जो अधिगमनकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर, और तीसरा है आपका अधिगमनकर्ताओं का पूर्व अनुभव, और चौथा है अधिगमनकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, और पांचवा है अधिगमनकर्ताओं के अंतः वैयक्तिक संबंध का स्तर, और छठवां है अधिगमनकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण। देखिए अधिगमनकर्ता जो वर्ड है उससे आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। अधिगमनकर्ता का मतलब ही होता है लर्नर यानी सीखने वाला। ये शुद्ध हिंदी दे दिया गया इसलिए थोड़ा सा आप दिक्कत मत यहाँ पर लीजिएगा। अधिगमनकर्ता का मतलब लर्नर या सीखने वाला आपका होता है। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, और उसके बाद से तीसरा हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पर चौथा, और लास्ट में आपका 6 नंबर। तो ये चारों आपके अधिगम के विशेषताओं के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे जो कि पूछा गया कि प्रभावी शिक्षण में ये सहायक तत्व होते हैं। ठीक है, तो अधिगमनकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर ये भी जो है शिक्षण में सहायक तत्वों के रूप में जो है काम करते हैं। अगर आपकी योग्यता स्तर अगर कम है तो शिक्षण में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा आपको टीचर जो हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर उनका मानसिक योग्यता थोड़ा सा कम है तो, जो लर्नर है। और उसके बाद है अधिगमनकर्ताओं का पूर्व अनुभव, यानी कि उन्होंने क्या पहले सीखा है, ये भी मैटर करता है कि शिक्षण आपका प्रभावी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षण के बारे में ये सारी स्टेटमेंट्स हैं या तत्व हैं कह लीजिए, तो उसे आपको समझ लेना है। नेक्स्ट है आपका अधिगमनकर्ताओं के अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, यानी कितना वो इंटरेस्ट लेके कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये भी प्रभावी शिक्षण। अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो प्रभावी शिक्षण कैसे होगा? प्रभावी शिक्षण तभी माना जाता है जो कुछ आपने पढ़ाया बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आया, वो उसे व्यवहारिक जीवन में इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तभी ये प्रभावी शिक्षण माना जाता है। याद रखना है आपको, ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा के गया बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया तो ये प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत ये आता है कि बच्चों को या विद्यार्थियों को सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया और उसको अप्लाइड करके अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो लास्ट है अधिगमनकर्ताओं का समाज के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ये भी आपका प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आता है। यानी जो कुछ भी आपने सोशल साइंस पढ़ा दिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, हिस्ट्री पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, कैसे वो समाज में जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, समझते हैं, और समाज के प्रति दृष्टिकोण उनका क्या है, ये भी जो है प्रभावी शिक्षण को व्यक्त करता है। तो ये चारों आपके राइट हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आप बोलोगे कि नहीं आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाकर क्लियर करिए और तेज़ी के साथ जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन की तरह भी प्रोवाइड कर दूं। लेकिन आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं इसलिए इसको इस तरीके से क्लियर कर रहा हूं ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और उसके डिटेल्स भी क्लियर हो जाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है और इसे आपको देख लेना, अच्छे तरीके से मिलान करना है। तो देखिए स्तंभ 1 में शिक्षण पद्धतियों के बारे में दिया गया है, यानी कि ये पहला जो कॉलम है इसमें शिक्षण पद्धति जो है उनके बारे में दिया गया है। और जो स्तंभ बी है आपका, इसमें पद्धति के फोकस की जो है सूची दी गई है, यानी कि ये विधि किस चीज़ पे फोकस करती है उसके संदर्भ में यहाँ पर स्तंभ बी में दिया गया, और इसे क्या करना है आपको मैच करना है। देन मैच करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी यूनिट से भी पूछ लिए जाएंगे, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो या रिसर्च एप्टीट्यूड हो, हायर एजुकेशन हो या आईसीटी हो, कहीं भी जो है आपको ये मैचिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इसे हम मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले व्याख्यान विधि दिया गया है, तो व्याख्यान विधि किसके साथ मैच करेगा, तो व्याख्यान विधि जो है आपका यहाँ पर तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। बहुत अधिक ज्ञान प्रदान जो है यहाँ पर किया जाता है व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड से। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, घंटों घंटों लेक्चर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है व्याख्यान विधि से यहाँ पर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि इसी पे ये फोकस होता है पूरी तरीके से। और जो आपका प्रदर्शन विधि है वो किसके साथ मैच करेगा, वो आपका मैच करेगा यहाँ पर अनुभव आधारित अधिगम से, जो है यहाँ पर ये आपका प्रदर्शन विधि क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ये अभिगम है आपका, याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका परियोजना विधि, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर चौथे के साथ ये मैच हो जाएगा। विद्यार्थी विभिन्न कार्य कलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं, ये आपका परियोजना विधि हो जाएगा, यानी कि आप कह लीजिए प्रोजेक्ट मेथड, इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है विभिन्न कार्यकलाप एक साथ जो है वो करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका सहयोगात्मक विधि, तो ये आपका लास्ट में ऐसे बच जाता है, तो ये आपका मैच कर जाएगा। किसी कार्य में प्रतिभा
प्रतिभाग परकता पर जो है जोर देना, ये आपका सहयोगात्मक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे ही सिंपली आपको मैच कर लेना है। देन उसके बाद नीचे जैसे कि मैंने बताया कि इन चारों विकल्पों में से बी, सी, डी में से जैसे आपने मैच किया उसके अनुसार राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमने पहले का तीसरे के साथ मैच किया और उसके बाद से दूसरे का हमने यहाँ पर दूसरे के साथ यहाँ पर मैच किया, फिर तीसरे का हमने चौथे के साथ मैच किया यहाँ पर, और फिर जो लास्ट में है उसको हमने पहले के साथ मैच किया। तो इस तरीके से आपको मैच करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है और कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के बारे में जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है या उसके बारे में स्पष्ट करता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके निर्माणात्मक मूल्यांकन में, यानी कोई विद्यार्थी है उसके अंदर निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या कुछ जो है किया जाता है। देखिए पहला जो है यहाँ पर निपुणता परीक्षण देना, दूसरा है क्विज सत्र का आयोजन करना, तीसरा है ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, और चौथा है शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना, और पांचवा है विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। तो अब यहाँ पर इन सभी जो विकल्प दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके अनुसार आपको बताना है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति इन सब में से किस में है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और एक बात आपको याद रखनी है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जो विद्यार्थियों में जो है सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, यानी उसके लर्निंग में, उसकी जो भी कुछ अध्ययन संबंधी प्रॉब्लम है उसमें जो है बेहतर करने का जो प्रयास किया जाता है इस मूल्यांकन के अंतर्गत। तो आई होप कि इसके अंतर्गत जो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा और आपने राइट आंसर जो है अपना इस क्वेश्चन का बताया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए दूसरा आपका सही हो जाएगा, फिर उसके बाद से चौथा आपका राइट आंसर है यहाँ पर, फिर उसके बाद से पांचवा हो जाएगा, यानी क्विज सत्र का आयोजन करना, ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो है आपका शिक्षण में जो है प्रतिपुष्टि देना, यानी कि फीडबैक यहाँ पर लेना, यानी छात्रों को जब आप कुछ समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट या बता रहे हैं, कोई डाउट उनका दूर कर रहे हैं, तो फीडबैक आपको लेना है। और उसके बाद से जो तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा विद्यार्थियों को चिंतन को यहाँ पर बढ़ावा देना, यानी विद्यार्थियों की जो चिंतन क्षमता है सोचने समझने की, उसको बढ़ावा देने का भी काम आपको करना है। ये सभी जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ जो है शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान या शिक्षा सत्र के बीच समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना भी जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के अंतर्गत आता है। यानी कि जो कुछ भी आप सुधार कर रहे हैं, जो कुछ भी उसमें बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसलिए समय समय पे जो है आप मूल्यांकन कर सकते हैं ताकि आपको उसकी उपलब्धि का पता चल सके। और इसके बाद से अल्पकालीन निर्णय लेने में अधिक सहायक होना जो है, ये सभी निर्माणात्मक मूल्यांकन के प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर उस शिक्षण विधि के बारे में आपको बताना है जिसमें जो है संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है, यानी संवाद हो सके उस प्रकार की शिक्षण विधि के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। पहला है श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से व्याख्यान देना, दूसरा यहाँ पर है समूह शिक्षण, तीसरा है ट्यूटोरियल मेथड, और चौथा है समस्या समाधान विधि, और पांचवा है श्यामपट्ट पर लिखकर समझाने की विधि, और 6 नंबर पे है समूह चर्चा। अब नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा आपका हो जाएगा सही ट्यूटोरियल मेथड, फिर उसके बाद चौथा है समस्या समाधान विधि, और उसके बाद से 6 नंबर पे है आपका समूह चर्चा विधि। अब कैसे ये राइट है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवादजन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश है, यानी कि वैसी शिक्षण विधियों का आपको यहाँ पर चयन करना है जिसमें संवाद बहुत ज़्यादा हो सके, यानी बातचीत विद्यार्थी और टीचर के बीच में ज़्यादा हो सके। तो देखिए ट्यूटोरियल मेथड जो आपकी कोचिंग वाला होता है तो उसमें भी छात्रों और टीचर के बीच में काफ़ी ज़्यादा संवाद होता है, और जब समस्या समाधान के अंतर्गत यानी इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो भी जो है विद्यार्थी जो होते हैं और शिक्षक के बीच में काफ़ी ज़्यादा संवाद होता है। और इसके बाद से जो है समूह चर्चा, यानी समूह चर्चा छोटे लेवल पे होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपस में जो है संवाद होता है। बाकी यहाँ पर समूह शिक्षण में ये जो है यहाँ पर संवाद बहुत कम हो पाता है। और श्यामपट्ट पर
लिखकर समझाने की विधि में जैसे टीचर्स के बीच में बहुत कम संवाद होता है, ज़्यादातर टीचर्स ही बोलता है, बहुत कम ही जो है विद्यार्थियों को मौका मिलता है। और इसके साथ ही साथ जो है श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से व्याख्यान, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी संवाद जो है बहुत ज़्यादा होने की गुंजाइश नहीं होती है। तो बाकी ये 3 आपके राइट आंसर हो जाएंगे और बाकी के जो बचे वो आपके गलत हो जाएंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है और इसे हमें क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। पहले समझ लेना है कि किस तरीके से इसे मैच करना है। देखिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना या उसकी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद से आप क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। देखिए ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है और 2 कॉलम आपके दिए गए हैं। एक तरफ अधिगम का स्तर दिया गया है और दूसरी तरफ उदाहरण दिया गया है। तो यानी कि अधिगम का स्तर और वो किस तरीके से जो है आपका एग्जाम्पल के साथ जो है फिट बैठता है या उसके साथ मैच, उसी के साथ आपको मैच करना है। अब इसे क्या करना है आपको कि वीडियो को पॉज करके इसे मिलान करना है और मैच करने के बाद जो है अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। आइए हम इसे मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, स्मृति स्तर दिया गया है। तो स्मृति स्तर के अंतर्गत किस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है, तो ये आपका मैच हो जाएगा किसके साथ, ये आपका मैच हो जाएगा तीसरे के साथ, सूचना का अनुसरण करना। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है जो वो स्कूल जाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो अभी चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो भी उसको बताया जाता है उसको डायरेक्ट वो अनुसरण करता है, ठीक है। उसमें तर्क नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पहले से पूर्व ज्ञान नहीं है, ना उसके पास कोई तथ्य है कि जिससे वो कंपेयर करके उस पर तर्क कर सके। तो यहाँ पर वो सूचना का केवल अनुसरण करता है जब भी स्मृति स्तर का ज्ञान जो है दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका अवबोध स्तर, ये किसके साथ मैच करेगा, ये पहले के साथ मैच कर जाएगा। दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना। अब देखिए स्मृति स्तर की शिक्षा हो गई तो उसके पास कुछ ज्ञान आ गया, तो अब जो भी संकल्पनाएं होंगी और जो भी उदाहरण होंगी उनके बारे में वो थोड़ा सा उसके पास आइडिया होगा, उसकी वो पहचान कर लेगा। तो ये आपको याद रखना है कि दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना ये अवबोध स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण स्तर, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा यहाँ पर चौथे के साथ, सूचना का कई भागों में पृथकीकरण करना। ये आपका विश्लेषणी या विश्लेषण स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, उसको कई अलग अलग भागों में विश्लेषित करके समझाना। यानी कोई बड़ा टॉपिक है या बड़ा जो छोटा संकुचित चीज है, मान लीजिए संकुचित एक लाइन का कोई परिभाषा है, डेफिनेशन है, तो उसको हम एक्सप्लेन करके बड़े रूप में समझाते हैं। यानी सूचना का कई भागों में पृथकीकरण करके जो है इसे समझाने का प्रयास होता है विश्लेषण स्तर में। और डी जो है आपका सृजन स्तर, तो ये किसके साथ मैच होगा, ये मैच हो जाएगा आपका अब दूसरे के साथ नए विचार उत्पन्न करना। ये सृजन स्तर के, जैसे कि सृजन का मतलब कुछ नया सृजन करना, तो नए विचार उत्पन्न करना इसके साथ मैच होगा। तो बहुत सिंपली आपने मैच किया होगा, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेशेंस रख के क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद से सॉल्व करिए। मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम एग्जाम में होती है, लेकिन आपको करना क्या है कि एग्जाम को खुद से फेस करना है। यानी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पर थोड़ा सा पैनिक भी होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा अपने आप को कूल करना है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं, थोड़ा सा अपनी आंखों को ऐसे बंद करिए और देन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर उसके बाद फोकस करिए। जितना अगर आप प्रेशर लेंगे, जितना घबराएंगे, आता हुआ प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपको आ रहा है वो तो आ ही रहा है, ठीक है। याद रखना है आपको, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उससे पहले सॉल्व करना है, ये सबसे सही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अगर उस पर अगर आप फोकस करते हो तो उस तरीके से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और सही क्वेश्चन को भी आप गलत कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। थोड़ा समय मैं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या सुनिश्चित होता है भाई, इसमें इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन होता है, और बी है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान होता है, और सी है अनुदेशनोपरांत जो है उपलब्धि की भाषा, और डी है अनुदेशन के पश्चात अधिगम के प्रगति और विफलता। आपको बताना है नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है इन चारों में से। नैदानिक मूल्यांकन के बारे में मैंने जो पार्ट 1 आपको 30 क्वेश्चन का प्रोवाइड किया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, उसमें बताया था। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अनुदेशन के दौरान जब भी आप पढ़ा रहे हैं उस दौरान जो है अधिगम में
विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना, यानी जो अध्ययन करने से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो रही है विद्यार्थी को उसकी पहचान करना है, देन उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि शैक्षणिक मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, एक तो उपचारात्मक मूल्यांकन होता है और दूसरा आपका निदानात्मक मूल्यांकन होता है। यानी कि जब भी किसी विद्यार्थियों को अध्ययन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आपको उसकी पहचान करना है, पहचान करने के बाद उस समस्या को दूर करने के लिए जो है प्रयास करना है, वो आपका उपचारात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन को समझिए, राइट आंसर आप बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर समझ लेते हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अनुदेशात्मक का मतलब कोई निर्देश देना इस तरीके से, तो इस टाइप का कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इन चारों विकल्पों में से लग रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ऑडियो पॉडकास्ट है, तो ये तो आपका एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट होता है ऑडियो के फॉर्म में, जिसमें कोई स्टोरी हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है कई पार्ट्स में, तो ये आपका होता है। और बी जो है मुद्रित सामग्री या पुस्तक, जो आपका बुक्स या मैगजीन वगैरह वगैरह होता है, ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें। और जो सी है आपका रेडियो वार्ता और डी है आपका एडुसेट, तो ये तो एक सैटेलाइट है, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियो वार्ता। तो ये जो है अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको याद करना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से क्या बताना है कि कौन सी ऐसी सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है, जिससे पढ़ने में, सुनने में और उच्चारण करने के कौशल में वृद्धि होती है। आपको वही यहाँ पर बताना है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है कि इन तीनों में जो है, ये तीनों जो कौशल हैं उसमें वृद्धि होती है। पहला है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, बी है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री और डी है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है पठन, श्रवण, उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए श्रव्य साधन वे साधन होते हैं जिनमें श्रवणेंद्रिय यानी सुनने वाली बात हो रही है, श्रवणेंद्रिय का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका इसमें रेडियो आ जाएगा, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, जो बातचीत करते हैं वो आ जाएगा, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, ये सारे जो हैं आपके श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संचार का अंश हैं और सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची यहाँ पर नीचे आपको दी गई है, आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से और क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर यही पूछा गया है कि यहाँ जो है उन अनुदेशात्मक पक्षों की आपको पहचान करना है जो कक्षा योजना की संचार का अंश है। अनुदेशात्मक का मैंने आपको बताया निर्देश देना होता है, तो यहाँ पर क्लासरूम योजना के अंतर्गत जो है संचार का वो अंश हो, और यहाँ पर अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची के अंतर्गत ये नीचे आपका सारा कुछ दिया गया है। पहला है आपका विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, और तीसरा है यहाँ पर अधिगमनकर्ता को उद्देश्य के बारे में सूचित करना, चौथा है अधिगम की पूर्वपेक्षिता के रूप में सूचित करना, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका 5वें नंबर पर ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, और लास्ट है वांछित उत्तर प्राप्त करना। अब इनको अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है, उसके बाद से ही ऑप्शन ए और बी और सी में और डी में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा विद्यार्थियों का ध्यान यहाँ पर प्राप्त करना, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद से तीसरा है आपका अधिगमनकर्ताओं को उद्देश्य के बारे में सूचित करना, और उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका अधिगम की पूर्वपेक्षिता के रूप में सूचित करना, ये आपका हो जाएगा नीचे। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वांछित उत्तर प्राप्त करना, तो ये आपका 1
और इसके बाद से नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे है और चौथा और फिर उसके बाद पांचवा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना के संचार का अंश है। तो क्लासरूम का जो अंश है या भाग है उसी के बारे में बात हो रहा है। तो विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, ये भी जो है आपका कक्षा योजना के संचार का अंश होता है। अगर आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आप ध्यान जो है जो विद्यार्थी का है वो अटेंशन अपने ऊपर नहीं कर पाओगे। और उसके बाद से अधिगमनकर्ता के उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, ये भी जो है आपका कक्षा योजना के संचार का अंश होता है। और अधिगम की पूर्वपेक्षिता के रूप में सूचित करना और लास्ट में वांछित उत्तर प्राप्त करना, ये सभी जो है कक्षा योजना के संचार का अंश है। इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी क्या है, राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सही आंसर ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है तथ्यों एवं उनके अनुक्रमों का अधिगम, बी है नियमों तथा क्रिया अनुक्रमों का अधिगम, सी है अवधारणा एवं अमूर्तों का अधिगम, और डी है अभिज्ञता एवं मूल्यन का यहाँ पर अधिगम। तो इन चारों विकल्पों में से जो आपका राइट आंसर है क्या है वो आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम जो है ये सभी संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम के अंतर्गत आपका आता है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण क्या है, तो अवधारणाओं एवं अमूर्त अधिगम जो है ये आपका उच्च अधिगम जो है परिणाम का उदाहरण है। इसको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि यही जो संज्ञानात्मक क्षमताएं जो होती हैं वो बालक के अधिगम विकास क्रम में उसके द्वारा बाह्य जगत, वातावरण तथा उसमें विद्यमान उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने में तथा समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उच्च असंज्ञानात्मक अधिगम, ये आपको याद रखना है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना, बी है आपका किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और सी है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करना, और डी है सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। अब आपको राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। ये जो है प्रभावी अधिगम के योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। सोपानिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। शुद्ध हिंदी थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको समझ लेना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप को ही सोपानिक या सोपान होते हैं उनके स्टेप टू स्टेप समझने के। तो ये आपको याद कर लेना है कि सोपानिक या स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना ही जो है प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार इन चारों विकल्पों में से है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन क्या कहलाते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है समकालिक अनुदेशन, बी है असमकालिक अनुदेशन, सी है पारंपरिक अनुदेशन, और डी है सैद्धांतिक अनुदेशन। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समकालिक अनुदेशन। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि समकालिक अनुदेशन ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जो है अप्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाला अनुदेशन होता है। इसलिए यहाँ पर समकालिक अनुदेशन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अनुदेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, निर्देश देना होता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं, यानी भाग एक तरीके से आप कह सकते हैं। पहला है उद्देश्य की, और दूसरा है संसाधन है, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है अपराधिकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर आपको बताना है कि क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 20 जून 2019 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कभी आपकी एक तरीके से कह लीजिए किस्मत भी अच्छी होगी कि कभी जो है यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो ये शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो अलग अलग तरीके से पेपर बनाया जाता है। तो किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट पेपर भी आ जाता है और किसी शिफ्ट में जो है आपका ईजी क्वेश्चन भी आ जाता है।
जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी शिफ्ट में आपको, जैसे कि मैंने अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका है उद्देश्य के, और दूसरा है आपका संसाधन के, और तीसरा है विश्लेषण के। तो मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? तो उद्देश्य भी होता है मूल्यांकन का। अब अधिगम का स्तर जो है जानना है कि क्या चल रहा है, क्या उसने सीखा, उसके लिए उद्देश्य होता है। संसाधन भी लगता है इसमें, और विश्लेषण भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है मूल्यांकन योजना के अवयव होते हैं, ये आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमनकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। देखिए इसके बारे में मैंने काफ़ी अभी पहले भी कई सारे क्वेश्चन थे उसमें बताया था, और पहले के वीडियो में भी बताया है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा मूल्यांकन है जो अधिगमनकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल देता है। पहला है संकल्पनात्मक, यहाँ पर संकलनात्मक है मूल्यांकन, और बी है अनुवर्ती मूल्यांकन, सी है नैदानिक मूल्यांकन, और डी है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसे समझते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नैदानिक मूल्यांकन। तो नैदानिक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जिसके अंतर्गत जो अधिगमनकर्ता होता है, या विद्यार्थी होता है, या लर्नर होता है, उनकी समस्याओं का, उनकी कमियों का, उनकी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। देन उसके बाद आपका आता है उपचारात्मक मूल्यांकन। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल देके मैंने कई बार आपको बताया कि डॉक्टर जो है पहले क्या करता है कि मरीज के मर्ज का पता लगाता है, यानी उसे कौन सा रोग हुआ है। देखिए तुरंत दवाई नहीं देता। अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम पेशेंट को है तो वो क्या करता है कि उसको कई सारे टेस्ट लिखता है। अगर पेट से संबंधित है तो अल्ट्रासाउंड लिख देगा, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट लिख देगा। तो जब वो टेस्ट उसके पास आते हैं तो उसको वो देखता है क्या कुछ कमी है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करता है या कोई इलाज चलाता है। तो इसी प्रकार जब भी अगर लर्निंग करते समय अधिगमनकर्ता को कोई कमी या कठिनाई महसूस होती है तो उस कठिनाई को पहले पता लगाना है। ऐसे नहीं कि तुरंत उसको ट्रीट करने लगना कि नहीं ये प्रॉब्लम है, इसको सही कर लो, ये कर लो। पहले उसकी कमी को, कठिनाई को आप पता कर लीजिए, देन उसके बाद उसका उपचार करिए। आई होप कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हुआ होगा कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमनकर्ता की सामाजिक विशेषता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन एक आध कभी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपका 20 जून 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, बी है चिंतन क्षमता, सी है आपका संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति, और डी है स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। अब देखिए यहाँ पर आपके तो ये सारे ऐसे ही गलत हो जाएंगे। संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, इसमें कहाँ सामाजिक विशेषता है, क्या सामाजिक कार्य हो रहा है इसमें, सामाजिक क्या संबंध है। चिंतन क्षमता ये भी आपका सामाजिक से नहीं जुड़ा हुआ है। संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति ये भी आपका सामाजिक जो है विशेषता नहीं है अधिगमनकर्ता की। देखिए स्वयं को दूसरे के साथ संबंध करने की योग्यता, ये एक सामाजिक विशेषता होती है अधिगमनकर्ता की। यानी कि समाज में हम कई तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, किस प्रकार से उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारी योग्यता जो है या विशेषता, ये अधिगमनकर्ता की सामाजिक विशेषता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर इन चारों में से है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए इसके बारे में भी मैंने पीछे आई होप किसी टाइप से क्वेश्चन था आपको बताया है। और पहला ऑप्शन है इसमें मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, बी है आपका मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, सी है आपका मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने में या करने से जो है संबंधित होता है, और डी है आपका मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है वो शिक्षण के दौरान होता है। अब कैसे होता है, कोई टॉपिक अगर शिक्षक पढ़ा रहा है और उसी समय जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है क्लासरूम में वो विद्यार्थियों से करता है। अगर क्लियर होता है बच्चों को आंसर तो वो बता पाते हैं, अगर नहीं समझ में आया होता है तो वो तुरंत वहीं पे अपना फीडबैक देते हैं टीचर्स को, तो तुरंत उसमें वो सुधार कर देता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो शिक्षण से संबंधित जो है यहाँ पर एक अधिगम से रिलेटेड अनुभव शंकु का एक मॉडल है। वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इन चारों में से जॉन डेवी के द्वारा, किलपैट्रिक के द्वारा, फ्रोएबल के द्वारा और डी है एडगर डेल के द्वारा। सही आंसर क्या है? आपको जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एडगर डेल के द्वारा जो है ये अनुभव शंकु का जो मॉडल है वो दिया गया था। अब देखिए ये अधिगम के संबंध में मॉडल था। जैसे कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो कितना % उसका इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहता है, अगर आप उसे पढ़ते हैं और देखते हैं तो कितना % आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर आप उसे सुनते हैं केवल, ठीक है, या उसे वीडियो लेक्चर के मोड में देखते हैं तो कितना आपका इन्फॉर्मेशन माइंड में रहता है। तो इसी से संबंधित जो है ये आपका मॉडल है। और सबसे ज़्यादा इसका हाई पोटेंशियल वाला जो लेवल है वो नीचे है। जो आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसमें जो है 60% या इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहता है या उससे ऊपर ही रहता है, ठीक है। देखिए आप, अब मैं इसे क्लियरली आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको इसे याद कर लेना है। वैसे तो मैंने रफली आपको समझाने का प्रयास किया कि इस मॉडल में क्या बताया गया है। तो अधिगम से संबंधित ये मॉडल है। तो सबसे पहले इस मॉडल में एक आपका ट्रायंगल इस तरीके से होता है, ठीक है, शंकुनुमा। और सबसे ऊपर आपका इसमें शब्द पढ़ना है। अगर आप शब्द पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपका माइंड में 10% रह जाता है। और फिर उसके बाद से आपका आता है व्याख्यान सुनना। अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन कितना आपके माइंड में रहेगा? वो 20% रहेगा, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद से इस मॉडल में आपका स्थिर चित्र देखना है, यानी जो चित्र होते हैं उस चीज़ों को अगर आप देखते हैं चित्र के साथ तो वो आपका 30% जो है इन्फॉर्मेशन माइंड में रह जाएगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका आता है गतिशील चित्र देखना, जैसे कि वीडियो आपका हो गया। अगर वीडियो देखते हैं किसी भी तथ्य पे, किसी टॉपिक पे, तो उसका इन्फॉर्मेशन कितना रहेगा? वो भी आपका इसी 30% के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इस मॉडल में आपका आता है प्रदर्शित वस्तु, यानी कि जो पूरा प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाया जाता है किसी मॉडल के बारे में। जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है उसके बारे में लाइव प्रत्यक्ष रूप से मॉडल के थ्रू दिखाया जा रहा है, तो उसके थ्रू अगर कुछ समझाया जाता है तो 50% इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहता है। और फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है वो है आपका कार्यशाला में सहभागिता, यानी कि जो कुछ वो करके सीखते हैं एक तरीके से, या पात्र अभिनय आपका हो गया, उस कैरेक्टर में वो जाते हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन आपका होता है 70% जो है आपके माइंड में रह जाता है। और लास्ट में जो आपका आता है वो आता है प्रत्यक्ष अनुभव आपका आता है, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि जिसको साक्षात आप देखते हैं उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपका 90% माइंड में रह जाता है। और ये एक तरीके से सही भी है। तो इस तरीके से ये मॉडल है। तो थोड़ा सा मैंने समय लिया ताकि इस मॉडल को आपको क्लियर कर सकूं। आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बताया होगा और यहाँ पर राइट आंसर ही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगमन कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है शिक्षण शास्त्र कहलाता है, बी एंड्रोगोजी कहलाता है, सी नृविज्ञान कहलाता है और डी है मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर वो एंड्रोगोजी कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम एंड्रोगोजी का प्रतिपादन मैल्कम शेफर्ड नॉलेस ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंड्रोगोजी का प्रतिपादन किसने किया था तो मैल्कम शेफर्ड नॉलेस ने किया, जहां इन्होंने इसे कला तथा विज्ञान माना है। यानी कि ये जो एंड्रोगोजी है इसको वो कला तथा विज्ञान मानते हैं और उनके अनुसार एंड्रोगोजी एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौढ़ केंद्र में रहने के साथ प्रौढ़ अधिगमनकारी व अध्यापक दोनों मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। ये आपका एंड्रोगोजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रिपीट करके थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमनकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। गैर संज्ञानात्मक विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्मरण है, बी है आपका समस्या समाधान, सी है महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना और डी है सत्य में विश्वास करना। सही आंसर आपको अपना कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सत्य में विश्वास कर लेना। आपको हमेशा याद रखना है कि अधिगमनकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता के अंतर्गत वस्तु की स्थिति के बारे में बिना विचार किए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना होता है। तो यहाँ पर सत्य में विश्वास कर लेना, क्वेश्चन में यही पूछा गया कि अधिगमनकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता क्या है, तो सत्य में विश्वास कर लेना, बिना किसी एक तरीके से कह लीजिए उस पर विचार करना और सोचे जैसे इस तरीके से विश्वास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा जा रहा है कि कथनों के निम्नलिखित सूची में से विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित किया गया है। यानी कि जो आपका विमर्शी या जो चिंतन स्तर है उस शिक्षण विशेषताओं के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें से सही कौन सा है वही हमें फाइंड करना है। देन नीचे ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से ही आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए सबसे पहले शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। दूसरा है शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क के विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। और तीसरा है समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों के विचार अर्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। और चौथा है शिक्षक छात्र छात्राओं के उदाहरण और समांतर विचार देने के लिए कहता है। और पांचवा है तर्कों को निहित आधारों पर अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप में शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। अब इन विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें तीसरा और आपका पांचवा राइट हो जाएगा, विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण विशेषताओं के अंतर्गत। अब देखिए समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों पर विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। अब जैसे कि आपको पता है चिंतन स्तर किसी भी तथ्यों पे जो है चिंतन किया जाता है और ये आप इस स्तर पे तब आ सकते हैं जब आपका स्मृति स्तर का ज्ञान आपको मिला हो, इसके साथ साथ अवबोध स्तर का, उसके बाद ही जो है विमर्शी या चिंतन स्तर पर आप आते हैं। और किसी भी जो समस्या है या तार्किक समाधान प्राप्त करने के लिए जो है विचार विमर्श होता है, चिंतन होता है और उस पर चर्चा होती है। तो ये तो तीसरा आपका राइट हो जाएगा। और पांचवा है तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप में शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो ये भी जो है आपका विमर्शी या चिंतन स्तर तक आ जाएगा। आपका 3 स्तर हैं आपके, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और आपके जो लास्ट में है चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। प्रभाव उत्पादक का मतलब प्रभावशाली शिक्षण से संदर्भ में ये बात किया जा रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है तो ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन प्रभाव उत्पादक का मतलब प्रभावशालीता के बारे में बात हो रहा है। पहला है छात्रों को स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। और बी है छात्र द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। और सी है शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है। और डी है उन अधिगमनकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करना है। और देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, उन अधिगमनकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। ये जो है आपका प्रभाव उत्पादक शिक्षण के अंतर्गत ये प्रमुख व्यवहार में आपके आते हैं। आपको याद रखना है कि उन अधिगमनकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जो लर्नर हैं जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है, यानी अलग अलग हो सकता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमनकर्ता केंद्रित है। यानी कि यहाँ पर कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं अधिगमनकर्ता यानी लर्नर सेंटर मेथड के अंतर्गत, उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पर पहला है साइबरनेटिक्स, दूसरा है श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, फिर है प्रश्न उत्तर सत्र, और चौथा है व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, और पांचवा है समूह चर्चा। अब राइट आंसर क्या है, इन चारों में से ही आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पहला, और आपका यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर साइबर नेटिक्स का मतलब होता है स्वतः नियंत्रित अध्ययन, यानी स्वतः नियंत्रित अध्ययन जो है इसके अंतर्गत होता है, ये आपका अधिगमनकर्ता केंद्रित होता है। और व्यवहारिक कार्य और
यहाँ पर व्यवहारिक कार्य आधारित जो परियोजना होता है ये भी जो है अधिगमनकर्ता केंद्रित होता है। अब अधिगमनकर्ता केंद्रित का मतलब क्या होगा, यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि जो छात्र है उसको केंद्र में रखकर जो है यहाँ पर टीचिंग की जाती है। यानी छात्र जिस प्रकार से सीख सकता है, समझ सकता है, उसके अनुरूप ही जो है कोई योजना बनाई जाती है, उनके अनुसार ही सिलेबस तैयार किया जाता है, उनके अनुसार ही सारा कुछ जो है यहाँ पर कार्य किया जाता है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। नीचे ये विकल्प दिए गए हैं, यानी कि पहला सही है, बी सही है, या तीसरा सही है, या चौथा सही है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरे नंबर का आपका ये क्रम सही हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका कार्णिक हो जाएगा, फिर उसके बाद मौखिक है, दृश्य परक है, दृश्य आईसीटी है आधारित, श्रव्य। और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, ये ऑप्शन जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, ये आपका कर्णिक हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका मौखिक हो जाएगा, यहाँ पर मौखिक है, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा दृश्य परक, आपका यहाँ पर आ जाएगा कामा देखिए दृश्य परक, फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो इसमें आपका आ जाएगा दृश्य आ जाएगा, फिर उसके बाद से आपका आगे इसमें श्रव्य और दृश्य, ऊपर मैं लिख देता हूँ श्रव्य और आपका दृश्य आ जाएगा, दृश्य आपका हो जाएगा, और सॉरी ये दृश्य नहीं होगा, इसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पर आईसीटी आधारित। ठीक है, आईसीटी आप कर सकते हैं, आईसीटी आधारित। तो ये क्रम जो है आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इतना सारा क्वेश्चन टाइप करना होता है कि यहाँ पर कुछ विकल्प जैसे कि इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसमें इधर से उधर हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर कोऑपरेट करिएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सही तरीके से कराने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको गड़बड़ लगता है तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सही तरीके से टाइप करके नेक्स्ट जो पार्ट आपको पार्ट 3 प्रोवाइड करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का, तो उसमें इसको अच्छे तरीके से करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है हम कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला जो है आपका विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, बी है कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, सी है संकलनात्मक मूल्यांकन, और डी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। ठीक है, यानी कि ये कोई प्रोसेस तो होता नहीं, जैसे 6 मंथ में आपका एग्जाम होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनुअल एग्जाम होता है, उस तरीके से ये मूल्यांकन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जो शिक्षण चलता है उसी दौरान होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी समय अगर कोई टॉपिक या कोई विषय आप पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, उसी से तुरंत आप क्वेश्चन करते हैं और बच्चों को समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कितना मैंने जो बताया वो समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत आप उन टॉपिक को फिर से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। आई होप कि इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो यहाँ पर जो है वीडियो का सेशन आप सभी का कंप्लीट होता है और 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया यहाँ पर। और मैंने आपको 24 जून शिफ्ट 1 में 2019 के जितने भी क्वेश्चन हैं, याद रखना है आपको कि 24 जून 2019 शिफ्ट जो है 1 में, और उसके साथ ही साथ जो है 13 नवंबर 2020 तक शिफ्ट 1 के बीच में जितने भी क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए हैं उनको कवर कराने का प्रयास किया। इसी प्रकार से 1-2 पार्ट और आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर यूनिट से प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100+ क्वेश्चन जो है विथ डिटेल्स के साथ प्रोवाइड करूंगा, और मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूं कि ये 10 यूनिट से क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम में अपने हेल्प मिलेगी। और वीडियो का सेशन कैसा लगा ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैंने
मैक्सिमम प्रयास किया कि सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, सहज भाषा में समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक के रूप में बताएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर सेशन को तैयार करने में, क्वेश्चन को टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगता है। उसके बदले बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी मेहनत को अप्रिसिएट करें। अगर डिसलाइक भी करना है तो भी करें, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो कमियां हैं वीडियो के सेशन के दौरान आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसमें सुधार करके उसे और भी बेहतर बना सकें। और लगता है कि हमारा ये एफर्ट और प्रयास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो लाइक करके हमें अप्रिसिएट करना न भूलें। और लाइक इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि हम मोटिवेटेड रहें, ताकि इसी प्रकार से आपको, देखिए हर इंसान को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि एक शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको भी मोटिवेशन की आवश्यकता है और हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि हमें लगे कि हमारा कंटेंट और प्रयास बेहतर है और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू कर सकें। और लगता है कि रिलेवेंट है, दूसरों को भी मदद मिल सकती है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप बेल आइकन को इस प्रकार से प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। चाहे एग्जाम अपडेट हो, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ और एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को कम समय में आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फुल स्ट्रेटजी के साथ मैं बताऊँगा क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारी एफर्ट को जो है अप्रिशिएट करने का प्रयास करिए। जितना हम एफर्ट करते हैं उतना ज़्यादा फीडबैक हमें बेहतर नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसको जो है आप बेहतर कर सकते हैं। वीडियो पे जो व्यू जो होते हैं वो भी कम आते हैं एक तरीके से, और जबकि हम दूसरे एजुकेटर से भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लाइक करके अप्रिशिएट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।